Welcome, students, and yes, today you are watching me in the recorded mode. Due to certain reasons, we have to do this. खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए. क्लास भले ही थोड़ी सी लाइव ना हो पाए, लेकिन हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक. आई नो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये क्या कर दिया. नहीं, एक दिन की बात है. एंड दिस मच आई गेस यू पीपल आर mature enough to understand that certain things can come up with us as well. And yes, today is 31st December, साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी क्लास. और हम जब आप मिलेंगे तो नए साल में मिलेंगे. एंड तो आपको नए साल में ऐसा ना डिसअपॉइंटेड आप नए साल में ना जाएं. दैट्स व्हाई आई एम हियर. और आज जो बात करने वाले हैं, हमने जो कल की क्लास में बात की थी उससे आगे की बात करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप अ बिग टॉपिक टुडे. द रीज़न बीइंग क्योंकि दैट पार्ट बेसिकली जो आना चाहिए था दैट विल बी इंपॉर्टेंट. जो नेक्स्ट है वो ज़मींदारी सिस्टम है. तो इसलिए आज की क्लास को ठीक ज़मींदारी सिस्टम से पहले रोक देंगे ताकि ज़मींदारी सिस्टम पे हम डिस्कस कर सकें जब हम लाइव मिलें. सो आई होप यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस. और आज उनके लिए एक एक्सपीरियंस की बगैर कमेंट से कैसा लगता है सिर्फ पढ़ना. तो हमने एक्सक्यूज मी, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर में दो ऐसे मेजर एक्ट्स आए. हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की लाइफ जो उनका टेन्योर था इंडिया में एज गवर्नर ऑफ बंगाल और फिर 1773 ऑनवर्ड्स एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको देखा. नाउ द रीज़न और उसमें हमने देखा कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के क्या मेजर प्रोविजन थे. लेकिन उस दौरान एक एक्ट और आता है. जनरली आपको जो चार्ट मैंने आपको दिया था अबाउट गवर्नर्स एंड अबाउट द एक्ट्स, आप उसमें एक सिमिलैरिटी देखोगे कि लगभग जो पहले के स्टार्टिंग ईयर्स थे वहाँ पर हर 20 साल में एक्चुअली एक एक्ट आ रहा था. 1773 84 को हटा देते हैं, 93, देन 1813, 1833, 1853, ये 20-20 साल में ये एक्ट आ रहे थे. लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें बदलती हैं और ये बदली चीज़ें पहले ही एक्ट के बाद. एंड दैट वाज सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट. अब ये पिट्स इंडिया एक्ट की कहानी क्या थी कि पिट्स इंडिया एक्ट कहाँ से आ गया. ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हुआ कि जनरली एक्ट को आना था 20 साल के लिए क्योंकि जो प्रोविजंस थे वो अगले एक्सक्यूज मी 20 साल के लिए वैलिड थे. लेकिन ये लगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ इंग्लैंड में बैठी थी कि नहीं, देर आर सर्टेन डिफेक्ट्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और उसको ओवरकम करने के लिए पिट द यंगर जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, विलियम पिट द यंगर. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज विलियम पिट द यंगर. ब्रिटिश हिस्ट्री में ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है. और मतलब दिस इज़ माई अजम्पशन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको अपना नाम करवाने का शौक था तो उसने ये एक्ट जो है पास कराया. बेसिकली कंपनी की सर्विसेज को अब ऑडिट किया जाने लगा, कंपनी की सर्विसेज को अब चेक किया जाने लगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ आ चुकी थी. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है करप्शन के केसेस आ रहे थे, चार्जेस आ रहे थे. तो इस चीज़ को देखने के लिए क्या हुआ कि एक सिलेक्ट कमेटी बनी, मतलब एक फ्रंट लाइन एक मेजर कमेटी बनी और एक सीक्रेट कमेटी बनी जो कि कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी वर्किंग है, जो भी उनकी फंक्शनिंग है, उसको क्या कर देगी, उसको रेगुलेट करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी. और ख़ास तौर पे जो मराठा वॉर्स हैं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मराठा वॉर्स हैं उनको टैकल करने के लिए, मराठा वॉर्स को ऑडिट करने के लिए कि ये क्यों हुए, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दीज वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, इसको करने के लिए क्या होता है, ये कमेटी बनती है. और ये कमेटी जब अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देती है दैट बिकॉज देयर इज, और अल्टीमेट जो उसका आउटकम निकलता है कि यहाँ पर जो है मैसअप हो रहा है, यहाँ पर एक मिक्सअप हो रहा है किसका, कंपनी के कमर्शियल रोल का और कंपनी के पॉलिटिकल रोल का. ये दोनों चीज़ों के बीच जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा. मतलब यहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन नहीं आ पा रहा है कि कंपनी का पॉलिटिकल रोल क्या है और ये डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रहा है कि कंपनी का कमर्शियल रोल क्या है. इस प्रॉब्लम के साथ विलियम पिट at the age of 24 he became the youngest prime minister of Britain और ये उसके टेन्योर में पास होता है. That hence came to be known as Pitt's India Act 1784. और इसका एक्चुअली ऑफिशियल जो नेम था दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784. ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784. अब इसके मेन प्रोविजन क्या थे, इसके मेन प्रोविजंस क्या थे, लेट्स सी दैट. पिट्स इंडिया एक्ट
1784। तो जो पहली फाइंडिंग थी कमेटी, जो सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी, उसकी पहली फाइंडिंग ये थी कि कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस है और कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो दोनों अलग कर दिए जाए, क्योंकि इसके मिक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट एक्टिविटीज वर सेपरेट commercial and political functions, पहली चीज। और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो कंपनी के जो दो बॉडीज बनाई जो अब इन दोनों चीजों को अलग देखेगी। एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बॉडी बनाई इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो अलग अलग सिस्टम क्रिएट कर दिए। इसको कभी कभी जो है डुअल रूल भी हम कहेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज रिप्रेजेंटेड और कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद करना है क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, तो यहां पर ये एक्ट कर रहे थे कमर्शियल फंक्शन और ये एक्ट कर रहे थे पॉलिटिकल फंक्शन। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, वो कमर्शियल फंक्शन को देखेंगे। याद करने में होगी मुश्किल, उसका सोल्यूशन ये है कि सी फॉर कंपनी, सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी फॉर कमर्शियल। जब भी दो चीजें याद करनी हो, एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और सी फॉर कंपनी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखेगा, इट्स हेड वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये वहां होगा, Secretary of State is equals to President. BOC is Board of Control. BOC is Board of Control. ठीक है, और कंपनी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय whom? कंपनी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें प्रीवी काउंसिल्स मेंबर होंगे, कुछ अपॉइंटेड बाय द किंग होंगे, जो एक्सचेकर होगा वो होगा। तो ऐसे लोगों को मिला के, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को मिला के बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसका काम था कि जो कंपनी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है उसको ओवरलुक करना। ठीक है, देन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, अब कंपनी का जो पॉइंट है या जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा इंग्लैंड में, वो कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी यानी कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस को यहां पर सेपरेट कर दिया गया। यहां ये तय किया गया, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा था, ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर देयर एसेट्स। क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके लिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अब आप, चाहे आप इंग्लैंड में हो चाहे आप इंडिया में हो, लेकिन अगर आप कंपनी के ऑफिसर हैं, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविल हो, आपको अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू डिक्लेयर योर एसेट। ये क्यों किया गया, ये ऑफिसर्स में फैल रहे करप्शन को देखते हुए किया गया। और ये आपको कब करना होगा, जैसे अब जो नए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो तो इमीडिएटली करेंगे, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करते हो इन कंपनी, आपको उसके 2 महीने के अंदर अपने सारे एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी चीज हो गई, फाइन। अब लेकिन यहां पर एक नई चीज बनी, जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का ही था ऑफकोर्स, गवर्नर जनरल को यहां मिलती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज वीटो पावर। गवर्नर जनरल को यहां मिलती है वीटो पावर। वीटो पावर का क्या मतलब होता है, वीटो पावर का मतलब यह होता है कि किसी भी डिसीजन को क्या किया जा सकता है, किसी भी डिसीजन को ओवररूल किया जा सकता है, ओवरटर्न किया जा सकता है। नेगेटिव वोट इज पॉजिटिव, नेगेटिव वोट इज कॉल्ड एज वीटो, द डिनायल वोट इज कॉल्ड एज वीटो। ओके, और फिर से उस चीज को रीअसर्ट किया गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो पिछली बार भी था इस बार भी हुआ, कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो क्या कर दी जाएगी, अब वो सबड्यूड रहेगी, वो सबऑर्डिनेट रहेगी किसके, कैलकाटा के। फिर से इस चीज को रीअसर्ट किया गया कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, वो क्या होगा, अब वो सबऑर्डिनेटेड रहेंगे किसके, कैलकाटा के। ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या इसका अगर हम उसका सिग्निफिकेंस समझें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784? सिग्निफिकेंस ऑफ अब उनको बड़ा मजा आ रहा होगा जिनको लगता है कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस क्लास, आई नो एवरीवन इज एंजॉइंग दिस क्लास। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने हैं पिट्स इंडिया एक्ट के कंटेक्स्ट में। पहली चीज, इट क्रिएटेड अ डबल कंट्रोल सिस्टम और अ डुअल रूल, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? डबल गवर्नमेंट सिस्टम। डबल गवर्नमेंट यानी कि हमारे पास है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और हमारे पास है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमारे पास है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और हमारे पास है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों कंट्रोल करेंगे। ये एक नई चीज है। तो डुअल गवर्नमेंट रूल, डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड इन ईआईसी। सिग्निफिकेंट क्या है? डुअल कंट्रोल, डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड इन ईआईसी। यहां पर एक बड़ा यूनिक सा चेंज है। इस चेंज को हम ग्रेजुअली देखेंगे कि ये किस तरीके से बदलेगा। पहली बार जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई किया था, जो भी टेरिटरीज थी उनके पास, चाहे वो नवाबों से छीनी हो, चाहे नवाबों ने उन्हें गिफ्ट करी हो, जो भी उनके पास ऑल ओवर इंडिया, जो भी उनके पास जो भी उनके पोजेशंस थे, जो भी उनकी टेरिटरीज थी, उसको अब वो क्या कह रहे थे पता है? उसको अब वो कह रहे थे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप देखें कि अब जो लोग ट्रेड करने आए थे, वो जो उनके पास टेरिटरी थी, जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, वो उसे क्या कह रहे हैं? वो उसे कह रहे हैं ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। आगे चल के और भी कुछ कहेंगे, लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी वो इसे कह रहे हैं ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। फाइन। और यहां पर इसी को अगर हम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां पर जो बैठी है, इट हैज फुल कंट्रोल। इट हैज फुल कंट्रोल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उधर बैठी हुई, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, वो तभी बनी नहीं, वो 1858 के बाद बनेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड फुल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ओवर कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया, over its control and management in India. Now this is something which is the significance, which is the importance of Pitt's India Act 1784. ये दो चीज़ें ध्यान रखना। एक तो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। डुअल गवर्नमेंट मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरी चीज़, अब उन्होंने यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी ऑक्यूपाई किया हुआ था, उसको उन्होंने क्या कहा? उसको उन्होंने कहा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। उसको उन्होंने कहा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। एंड दिस मीन्स कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, देयर हु इज सिटिंग इन लंदन, उसके पास पूरा कंट्रोल है, ना सिर्फ कंपनी का बल्कि इंडिया को मैनेज करने का भी। लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती। इसलिए इस एक्ट में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे। सो डिफेक्ट्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। डिफेक्ट्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब यहां पर देखो, तीन पावर हो गई। तीन पावर कौन कौन सी हो गई? एक ट्रायंगुलर पावर बन जाती है। ट्रायंगुलर पावर एज इन, एक तरफ है हमारे पास गवर्नर जनरल, एक तरफ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तरफ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नर जनरल, और ये तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट, कहने को डुअल गवर्नमेंट थी, लेकिन गवर्नर जनरल क्योंकि टॉप पे बैठा हुआ था, और गवर्नर जनरल के पास जो है क्या थी? गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी। वो बहुत आसानी से वो क्या कर सकता था? इन दोनों को आपस में लड़ा सकता था। क्योंकि उसके पास वीटो पावर थी, तो इन दोनों को आपस में लड़ाने का काम वो बहुत ईजिली और कन्वीनियंटली जो है कर सकता था। और काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अगर वो कोई ऐसा डिसीजन लेती भी, अगर वो कोई भी डिसीजन लेती, तो गवर्नर जनरल के पास पावर थी कि वो उसे क्या कर सकता था? वो उसे वीटो कर सकता था, वो उसे कैंसिल कर सकता था, वो उस पर अपना नेगेटिव वोट दे सकता था। वो उस पर क्या कर सकता था? अपना नेगेटिव वोट दे सकता था। फाइन। सो दिस इज समथिंग। और यहाँ पर जो लिमिट्स थी कंपनी के बीच, जो लिमिट्स थी, वो इतनी जो
पावर डिफाइन गई, यहां पर हम ये कह सकते हैं दैट द पावर्स वर नॉट well defined. The powers were not well defined. जब हम कह रहे हैं यहाँ पर that the powers were not well defined, और जैसे ये कहीं पर भी होगा, ये सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट की बात नहीं है, जहां पर भी पावर्स वेल डिफाइंड नहीं होंगी, जहां पर भी पावर्स वेल डिफाइंड नहीं होंगी, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी चीज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सबसे खूबसूरत चीज ये है कि वहां पर हर पावर को बहुत क्लियरली डिमार्केट किया गया है। इसलिए इंडिया में टसल फॉर पावर नहीं होता। सेंट्रल स्टेट की पावर को अच्छे से किया है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की पावर को अच्छे से किया है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में अच्छे से डिफरेंशिएशन किया है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अच्छे से डिफरेंशिएशन किया गया है, जुडिशरी के अंदर जो हायरार्की है उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेजर फीचर्स जो आप पढ़ते हैं, दैट इज एट इट्स प्लेस, लेकिन द चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर दैट इज क्रिएटेड, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर करके बैलेंस ऑफ पावर कर दिया। इसलिए अभी कभी भी हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है, कभी भी हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता, दैट इज ट्रू। और बार बार ये देखा जा रहा था दैट जो लोकल लोग थे, एज एन ग्रेजुअली होने ये लगा कि जो लोकल लोग थे उनके ऊपर इनका जुल्म, जाहिर सी बात है अब तो जुल्म बढ़ेगा, अब तो जुल्म बढ़ेगा, और वो बढ़ने लगा तो बार बार ये कहा जाने लगा कि ये सिर्फ कुछ, और ना ये इंग्लैंड में किसी को अपने अंदर इंटरफेयर करने दे रहे थे, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो। तो इन पर बार बार इल्जाम ये लगता रहा कि ये जो है नेपोटिज्म कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, और इस चक्कर में ये जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उनके ऊपर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दिस आर लाइक द डिफेक्ट ऑफ Pitt's India Act. So what was Pitt's India Act? Sum up करते हैं. What was Pitt's India Act? Pitt's India Act was the one which separated the political and the commercial powers of the company. कैलकाटा इफेक्टिवली डिक्लेयर तो पहले हो गया था, लेकिन नाउ क्योंकि अब बॉम्बे और मद्रास को जो है वो बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लियरली कर दिया गया, तो हियर कैलकाटा क्लियरली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि हमने वो चार्ट में सारे एक्ट्स लिख लिए हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस यहाँ हैं, ये जो गवर्नेंस की, ये जो डुअल गवर्नमेंट का प्रोविजन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, ये रहेगा टिल 1858। 1858 तक यही सिस्टम जो है, यही गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो बना रहेगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट से निकल के आता है। फाइन, सो दिस वाज अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट। मूविंग ऑन। जिनको मज़ा नहीं आ रहा सर, आई एम वेरी सॉरी यार, बट इतना तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो कि एक दिन जो है यू कैन टॉलरेट मी इन दिस फॉर्म। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है, क्यों है? क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में, मतलब यहाँ पे तो ऑफ कोर्स इसका रोल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। यस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसका एक रोल आएगा। वो इसको जो याद किया जाता है, जो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नवालिस फ्रॉम 1786 टू 93, और कॉर्नवालिस को याद किया जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सिविल सर्विसेज, हेंस ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अभी क्यों कहा जाता है, दैट आई वांट टू एक्चुअली डिस्कस इन द लाइव क्लास, डजंट मैटर, हम वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। लेकिन ये जो पीरियड है, एक चीज़ मैंने आपको शायद इनिशियली बताई थी कि हमने कहा था ना, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है खूबसूरत बिल्डिंग की तरह है। ये जो खूबसूरत बिल्डिंग है, ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे टिकी थी। जैसे जैसे वो पिलर्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर में पहला इंपॉर्टेंट पिलर था द पॉलिसी ऑफ किंग मेकर। ड्यूप्ले ने दी थी, यूज़ किसने किया? यूज़ उसको रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और चाहे वो साउथ में यूज़ किया हो, चाहे वो बंगाल में यूज़ किया हो, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया और अपने आप को, या कहा जाए तो ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में नींव रखी। ठीक है। देयर आफ्टर किंग हियर, यहाँ पर आता है अगला पिलर जिसको कॉर्नवालिस लेके आया, एंड दैट इज परमानेंट सेटलमेंट, पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। आई नॉट बी टेलिंग जमींदारी सिस्टम हियर, हम लैंड रिफॉर्म्स को, मैं कॉर्नवालिस को जो है वही डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उसके अलावा जो कॉर्नवालिस ने किया सिविल सर्विसेज और जमींदारी सिस्टम के अलावा, वी कैन लुक बैक इनटू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने कलेक्टर, हम आज के टाइम पे आईएएस जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम कह देते हैं, लेकिन जनरली कलेक्टर कहते हैं। ये कलेक्टर टर्म जो है ये कॉर्नवालिस के टाइम पे आया। उसने कलेक्टर अपॉइंट किए, बेसिकली जो, क्यों उसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज सिविल सर्विसेज कोड।
बिकॉज ऑफ हिज सिविल सर्विसेज कोड। सिविल सर्विसेज कोड में उसने क्या किया, सिविल सर्विसेज कोड, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे, परमानेंट सेटलमेंट उसका एक पार्ट था, लेकिन इस सिविल सर्विसेज कोड में कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने किया सेपरेशन ऑफ पावर। कॉर्नवालिस ने क्या किया, सेपरेशन ऑफ पावर। उसने क्या कहा दैट देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या होगा, बंगाल के अंदर जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होना होगा, उसमें उसने कहा कि देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसकी जिम्मेदारी होगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, इसीलिए इसे कलेक्टर कहा गया। रेवेन्यू कलेक्शन से क्या कहा गया, जनरल किस चीज के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसको रखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ये होगा। फिर उसने कहा, उसके कोड में था दैट देयर शैल बी अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट एंटी ऑफ पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। And you know what district judge is. और आज तक दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस सिविल सर्विसेज कोड कि आज तक हमें इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला। आज भी हिंदुस्तान में यही सिस्टम 1793 ऑलमोस्ट 220 साल हो चुके हैं, 220 साल हो चुके हैं और ये सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसीलिए कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, इसीलिए कॉर्नवालिस को कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसीलिए कॉर्नवालिस को कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, मूविंग ऑन। तो ये तो इसका एक कंट्रीब्यूशन हुआ। आगे का अगर व्हाट ही डिड दैट क्रिमिनल जस्टिस में, जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स, कॉर्नवालिस के टाइम की बात कर रहा हूं, यहाँ लिख देता हूं ना कंफ्यूज हो जाओगे। कॉर्नवालिस के टाइम पे देयर वर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहां पर सबसे पहले ये क्या करता है दैट ही अबॉलिश्ड डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। ये क्या करता है, जो फौजदारी और दीवानी अदालतें चली आ रही थी उसमें से डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करता है और उनकी जगह पर 4 सर्किट कोर्ट्स, 4 सर्किट कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड। फोर सर्किट कोर्ट्स कहां कहां, कैलकाटा, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना। क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो थी उसको खत्म किया गया, उसको अबॉलिश किया गया और क्या हुआ, 4 सर्किट कोर्ट्स, 4 सर्किट कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए। कहां पर वो एस्टैब्लिश किए गए, कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद, इन 4 जगहों पर ये एस्टैब्लिश किए गए। और यहां पर इन सर्किट कोर्ट्स को हेड कौन करेगा, हेडेड बाय कंपनी ऑफिशियल। कंपनी का जो कोई भी ऑफिशियल, यहां मतलब कंपनी, इसका जो जज होगा, बेसिकली इसका मतलब यह है कि इसका जो जज होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा, इसके जज को अपॉइंट करेगी कंपनी। लेकिन यहां पर ये जो जजेस होंगे दे विल बी असिस्टेड बाय काजी एंड मुफ्ती। असिस्टेड बाय काजी एंड मुफ्ती। जहां पर क्रिमिनल केसेस आएंगे तो यहां पर ये क्या होगा, इसको अबॉलिश करेगा। काजी और मुफ्ती दे आर लाइक मतलब शरीयत जो इस्लामिक लॉ होता है उसमें जो जजेस की कैटेगरी होती है, सो काजी और मुफ्ती जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं। एक बार फिर से वो किया गया कि सदर निजामत अदालत was shifted from Murshidabad to Calcutta. सदर निजामत अदालत को क्या किया गया, मुर्शिदाबाद से कैलकाटा शिफ्ट किया गया। सदर निजामत अदालत को कैलकाटा से मुर्शिदाबाद जो है वो शिफ्ट किया गया।
फाइन। यहाँ पर और इसमें एक्चुअली होता क्या था, एक मुस्लिम जज हेड करता था, उसने उस चीज़ को ख़त्म किया। उसने क्या ख़त्म किया कि जो इस पे सदर निज़ामत अदालत का जो हेड होता था वो कौन होता था, वो एक मुस्लिम जज होता था। वो इन्होंने जो है ख़त्म किया। एंड द कलेक्टर, पहले एक्चुअली ये जो हमने अभी ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर देखा, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कलेक्टर की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी थी। इसीलिए आप बहुत सारे स्टेट्स में देखेंगे कि जो कई जगह उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, कई जगह उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कई जगह इट इज़ डीसी, समवेयर इट इज़ डीएम। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है क्यों कहा जाता है, वो उसके पास मजिस्ट्रियल पावर होती हैं, कॉर्नवालिस के टाइम और ज़्यादा होती थी। तो अब क्या किया गया, जो मजिस्ट्रियल पावर उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास थी उसको कम कर दिया गया, जो मजिस्ट्रियल पावर उसके पास थी उसे कम कर दिया गया। एंड सिविल केसेस को भी अब कौन सुनेगा, सिविल केसेस को भी अब जज सुनेंगे। यहीं से जो है आपको पहली बार दिखेगा जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशंस कोर्ट, क्योंकि वही कोर्ट अगर सिविल केसेस सुनेगी तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और वही कोर्ट अगर क्रिमिनल केसेस सुन रही होती है तो हम उसे कहते हैं द सेशंस कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशंस कोर्ट। फाइन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अब कॉर्नवालिस का एक देयर the last English commander to surrender there was Cornwallis। Cornwallis वही है जिसने अमेरिका में इंग्लैंड की फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था। बाद में उसे इंडिया भेज दिया गया एज गवर्नर जनरल। ऑफ कोर्स ही बिलोंग टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स, मतलब वो हमारे इंग्लैंड की बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता था। इस वजह से उसको इंस्पाइट ऑफ ग्रांटिंग अ सरेंडर, इंस्पाइट ऑफ ग्रांटिंग दैट गिविंग दैट सरेंडर, उसको वहाँ पर भेजा गया। So this is one thing that you have to remember। रेस्ट जो हम बात करने वाला है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं उसका। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। हम बात करेंगे अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, और इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम, हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम, और हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम्स को किसने प्रोपाउंड किया, किन किन एरियाज़ में क्या क्या इसमें टैक्स का रेट था, किन किन एरियाज़ में ये था, और हर सिस्टम के किसी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, किसी के कुछ बेनिफिट्स तो खैर नहीं थे, कैसे ये एक्सप्लॉइटेटिव हुए, और कैसे इन चीज़ों ने क्योंकि ज़मींदारी के साथ परमानेंट सेटलमेंट अटैच्ड है, तो परमानेंट सेटलमेंट अटैच्ड रहने की वजह से हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और एक और चीज़ जो हम पढ़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग अबाउट वेलेस्ले हम बात करेंगे मैसूर की, और हम बात करेंगे मराठास की, क्योंकि ये दोनों बिफोर मतलब हम 1800s वाली हिस्ट्री में जाएं उससे पहले हम मैसूर और मराठास के बारे में भी पढ़ेंगे। आई नो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर यू ऑल। मैं एक्चुअली इसमें ज़्यादा डिलिबरेटली नहीं डिस्कस करना चाहता, बिकॉज आई हैव टू डील विद दीज थिंग्स इन डिटेल, एंड आई होप आप लोग इतने मैच्योर हैं कि एक शॉर्ट वीडियो जैसे कि आपको आज के लिए फॉर सैटरडे आपको इतना प्रोवाइड हो गया कि आपको ये ना लगे कि आज आपने कुछ नहीं पढ़ा। एंड यस, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। प्रीलिम्स में भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में भी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट दिस क्लास, और आगे का जंप करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जो है मिलेंगे नए साल में। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और यस, एक शेर तो बनता है नए साल पे। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू किसी शायर ने कहा कि फिर कल नया साल, नई सुबह नई उम्मीदें, फिर कल नया साल, नई सुबह नई उम्मीदें, ऐ खुदा इस साल में भी खैर की खबर रखना। So thank you so much. Wishing you all a very, very, very happy new year. I'll see you in the class in the next one. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy.